अम्मा जी कहाँ चले गए? मैंने तुझे बोला था काम पर सुबह सुबह पीकर नहीं आना है। उसको काढ़े की जरूरत नहीं है, उसको तो ना बिजली के झटकों की जरूरत है। मुझे ना किसी की रोने की आवाज आ रही है, कोई ना सिसकियां मार मार कर रो रहा है ऐसे। सुन सुन सुन, देख कोई रो रहा है और देख सिसकियां मार मार के रो रहा है। साला खुद तो डरता ही डरता है, हमको भी डराता है। वीर जी वो देखो मोनू झाड़ के नीचे क्या कर रहा है, अकेले ही बातें कर रहा है। ये बूढ़ी अम्मा वही है जो बार बार मुझे परेशान करती है, ये मुझे चुप चुपके से डराती है। पता नहीं कहाँ जाकर छुप जाती है और रोती है और मुझे डराती है। मेरे को भी कोई दिखाई नहीं दिया, तू तो अकेले ही बातें कर रहा था। मुझे लगता है इसके ऊपर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। शटर वो बंद ही कर रहा था, इतने में ना उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो डर गया और उसने फर्स्ट टर्न किया और देखता है कि वही बूढ़ी अम्मा है। अचानक मृत्यु होने से अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आत्मा भटकती है। ये बात सत्य है, क्योंकि आत्मा अमर है, चाहे वो स्वर्ग में हो, नर्क पर हो या फिर पृथ्वी पर। इन भटकती हुई आत्माओं की पीड़ा समझना आसान नहीं और इनके हत्थे लगना मानो गरम तेल में हाथ डालने के बराबर है, जो अंदर जाकर पहले के समान ना रहेगा। जरूरी नहीं दशा हर बार एक समान हो, परिणाम बद से बदतर भी हो सकते हैं। पर यह क्या संभव है कि कोयले की दलाली में हाथ काले ना हो? आइए देखते हैं इस किस्से में ऐसी ही परिस्थिति किसी पर आ पड़ती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये तब का है जब मैं पंजाब में रहती थी और मेरी उम्र 10 साल की थी। हमारे पड़ोस में ना एक फैमिली थी, उस फैमिली में 2 भाई रहते थे। इस किस्से में मैं बड़े भाई का नाम रखूंगी सोनू, जिसकी उम्र 25 साल की है और वो शादीशुदा है, और छोटे भाई का नाम रखूंगी मोनू, जो कि 22 साल का है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। सोनू और मोनू बहुत अमीर थे। इन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस था। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों के पास ना बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियाँ थी, कढ़ाइयाँ थी। इन लोगों का ना गुड़ का बिजनेस था। लोग क्या करते थे, बाहर से आते थे, अलग अलग गांव से लोग आते थे और गन्ने लेकर आते थे। ये लोग उन गन्नों का जूस बनाते थे, फिर उसके बाद ये लोग गन्ने के जूस का गुड़ बनाते थे। इन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस था। ये लोग दिल के भी बहुत अच्छे थे। इवन कि ये लोग क्या करते थे, जो गन्ने का जूस होता है और गुड़ होता है ना, बहुत सारे लोगों को बांट देते थे। कई बार ये लोग हमको भी देते थे। और इनके घर पर कोई भी आधी रात को कोई मदद के लिए आ भी जाता था ना, तो ये किसी को ना नहीं बोलते थे, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे, सबकी मदद करते थे। ये लोग बहुत अच्छे थे दिल के। इन लोगों की खुद की चक्की थी, ये लोग गेहूं को पीसते थे। इन लोगों का बिजनेस ना इतना फैला हुआ था कि इनके अंडर में बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये लोग बहुत मेहनती थे। ये लोग लेबर लोगों के साथ ऐसा काम करते थे जैसे खुद लेबर लोग हो, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। बहुत सख्त मेहनती लोग थे, इसीलिए तो इतना आगे बढ़े थे। ये लोग मेहनत कर करके इतना ऊपर आए थे और इन लोगों का बहुत ही अच्छा नेचर था, सब लोगों के साथ प्यार से रहते थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना जो हमारा खानदानी बिजनेस है रुई पीसने का, हम लोग वो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जो आजकल आधुनिक टेक्निक की मशीन आई थी ना, तो उन लोगों ने उस टाइम पर वो मशीन खरीद ली। तो अब जो बड़ा भाई था वो गेहूं का काम करने लग गया पीसने का, और जो छोटा भाई था वो रुई पिंजवाने का काम करने लग गया, और बाकी जितने भी लेबर थे ना वो लोग गुड़ का काम करने लग गए। ऐसे इन लोगों ने काम बांट लिया था कि हम लोग ऐसा ऐसा करके काम अपना बांट लेते हैं। और इनका बिजनेस तो बाप रे बाप धनाधन बहुत ऊपर बढ़ गया। कुछ ही दिनों में इतने आजू बाजू के लोग इनके पास रुई लेकर आते थे। गांव से लोग क्या करते थे, रुई लेकर आते थे, पिंजवाने के लिए दे देते थे और खुद क्या करते थे, अपना गुड़ का काम करवा लेते थे। बहुत भीड़ रहती थी। तो एक दिन मेरे दादाजी ने बोला कि मेरी ना सोनू से बात हो गई है, ऐसा करो तुम लोग ये रुई लेकर जाओ और गेहूं लेकर जाओ और उसको बोल दो कि ये रुई पीस दे और गेहूं का आटा बना दे। तो हमने बोला ठीक है। अब मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम तीनों लोग गए। हम लोगों ने क्या किया, साइकिल पर पीछे रुई रखी, उसी रुई पर हमने गेहूं का डब्बा रख दिया और साइकिल लेकर हम लोग निकल गए। अब जैसे ही हम लोग गए हैं ना, तो देखा दोनों भाई बहुत बिजी थे। फिर भी सोनू ने बोला कि ठीक है आप मुझे गेहूं दे दो, मैं ये गेहूं पीस देता हूँ। तो सोनू ने बोला यार जल्दी जल्दी इन बच्चों की ना रुई पींच के दे दे तो फटाफट इनका काम हो जाएगा। तो मोनू बोलता है यार पहले ये तो कंप्लीट कर लो, फिर इन लोगों का काम स्टार्ट करता हूँ, बस 3-4 मिनट दे दे। तो बोलता है ठीक है। अब सोनू ने हमारा जो गेहूं था ना वो तो चक्की में डाल दिया पीसने के लिए, और मोनू के पास हम लोग खड़े हैं कि कब हमारी रुई ये पींजी जाएगी, तो हम उसकी वेट कर रहे हैं। इतने में मोनू ने बोला अम्मा जी अभी तो बहुत काम है, आप ऐसा करो कल आ जाना। तो मैं, मेरी बहन एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं,
ये हमको अम्मा जी बोल रहा है। तो सोनू बोला, ओए भैन दे टके, जवाका नू अम्मा जी बोलदा, शर्म नहीं आंदी क्या? सवेरे सवेरे चढ़ा लिती। ओए भैन दे टके, बच्चों को क्या बोल रहे, अम्मा जी बोल रहा है, तेरे को ये अम्मा जी दिख रहे हैं क्या? सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? तो मोनू ने ना हमको ऐसा देखा और बाद में बोलता है, मैं इनको नहीं बोल रहा था, मैं तो ये अम्मा जी को बोल रहा था। तो सोनू बोलता है, कौन अम्मा जी? अरे वही जो इधर खड़े हैं, ऐसा करके बात कर रहा है। तो बाद में ऐसा उसने फेस किया ना, जब सामने देखा, बोला अम्मा जी कहाँ चले गए? तो बोला, मैंने तुझे बोला था काम पर सुबह सुबह पीकर नहीं आना है, तू मेरी सुनता नहीं है ना। और नहीं, मैंने नहीं पीती हैगी, मतलब मैंने नहीं पी है, ऐसा बोल रहा है। तो बोलता है, मैंने तुझे बोला ना अपना मुंह बंद रख, अब कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, फटाफट इन बच्चों का काम कर दे। तो उसने हमारी रुई पीस दी। तो हम लोगों ने अपना गेहूं लिया और रुई ली और अपने घर पर आ गए। उसके बाद ना मैं अगले दिन ऐसी साइकिल पर राउंड लगा रही हूँ तो मुझे पता चला कि मोनू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको बहुत बुखार है। तो अभी मोनू काम पर नहीं आ रहा है। अब ऐसे करते करते ना 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हुए तो जैसे दादाजी को पता चला ना कि मोनू की तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे मम्मी को बोला कि ऐसा कर बेटा, तू ना फटाफट काढ़ा बना, मुझे ना मोनू के पास जाना है ये काढ़ा लेके, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो मेरे दादाजी जैसे ही काढ़ा लेकर गए हैं ना, तो कम से कम होगा रात का 8 या 9 बजे का टाइम होगा। तो मेरे दादाजी को सोनू मिला। तो दादाजी बोले, मोनू कहाँ है? मैं उसके लिए काढ़ा लेके आया हूँ। तो सोनू बोलता है, उसको काढ़े की जरूरत नहीं है, उसको तो ना बिजली के झटकों की जरूरत है। तो दादाजी बोले, ये क्या बोल रहा है? बोले हाँ, बोले देखो ना, एक दिन बोलता है कि अम्मा जी मेरे पास रुई पिसवाने के लिए आए हैं, उसी रात उसको बुखार आ गया, और अगले दिन रात को मुझे उठाकर बोलता है, मुझे ना किसी की रोने की आवाज आ रही है, कोई ना सिसकियां मार मार कर रो रहा है, ऐसे ऐसे मुझे बोलता है। बोले मैं इतना पूरे दिन से काम से थका हुआ था, बोले इसने ना मेरे को रात को उठाया, और जब मैंने इसके रूम में जाकर देखा तो कोई भी मुझे आवाज नहीं आ रही, और मुझे बोलता है, सुन सुन सुन, देख कोई रो रहा है, और देख सिसकियां मार मार के रो रहा है। बोले मैंने पूरा ध्यान से सुना, मुझे कोई सुनाई नहीं दिया, मैंने पूरे घर में भी चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे किसी की आवाज नहीं है रोने की। साला खुद तो डरते डरता है, हमको भी डराता है, इसका तो डेली का काम हो गया है। इसने खुद तो सोना छोड़ ही दिया है, मेरी भी नींदें रात की हराम कर दी है। और इतने में दादाजी और सोनू बात कर रहे हैं, एक बंदा फटाफट आके बोलता है, वीर जी वो देखो मोनू झाड़ के नीचे क्या कर रहा है, अकेले ही बातें कर रहा है। तो सोनू ने उसको फट से आवाज दी, ओए मोनू वहाँ क्या कर रहा है, इधर आ, ऐसे करके उसने मोनू को आवाज दी। तो मोनू ने बताया, मुझे जो रोने की आवाज सुनती है ना, बोला कि ये बूढ़ी अम्मा वही है जो बार बार मुझे परेशान करती है, ये मुझे चुप चुपके से डराती है, पता नहीं कहाँ जाकर छुप जाती है और रोती है और मुझे डराती है। मैं तुझे बोलता था ना मुझे रोने की आवाज आती है, तो मेरी बात मानता ही नहीं था, वही बूढ़ी अम्मा थी। तो बोलता, कौन बूढ़ी अम्मा? सोनू बोलता है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो वो मेरे पापा जी को बोलता है, पापा जी आपको तो दिखाई दिया ना? पापा जी बोले, नहीं बेटा मेरे को भी कोई दिखाई नहीं दिया, तू तो अकेले ही बातें कर रहा था। तो बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? बोला मैं इतना टाइम उससे बातें करता रहा, मैं तो उसको डांट के भी आया हूँ कि आज के बाद मेरे पास नहीं आना और अपनी रजाई मेरे पास नहीं लाना, मैं तेरी रजाई नहीं करूंगा। तो ऐसा बोल के पापा जी बोलते, बेटा तू अकेले ही बड़बड़ा रहा था, हमने देखा कोई नहीं था। तो मोनू बोलता, शायद ना अंधेरा होगा इसलिए आपको दिखा नहीं। तो बोले, अरे इतनी बड़ी लाइट में तू दिख रहा है और सामने वाला ना दिखे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मोनू बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मेरे पापा जी ने सोनू को बोला, मुझे लगता है इसके ऊपर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, मुझे लगता है इसके ऊपर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब इतना बोला तो ये बात ना पूरे शहर में फैल गई, सब लोग बातें करने लग गए कि सोनू भूत प्रेत से बातें करता है, पूरे शहर में ये हंगामा मच गया। अब एक दिन क्या था, सोनू को अपने ससुराल में शादी पर जाना था, तो उसने क्या किया, शाम को वो अपनी वाइफ के साथ गया शादी के लिए। अब पूरे घर में सिर्फ मोनू ही बचा था। तो उसने जैसे ही रात का टाइम हुआ ना, तो दुकान का शटर बंद करता है, शटर वो बंद ही कर रहा था, इतने में ना उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, वो डर गया और उसने फर्स्ट से टर्न किया और देखता है कि वही बूढ़ी अम्मा है। तो वो बूढ़ी अम्मा को गुस्से में बोलता है, तू मुझे मारना चाहती है ना, मार डाल, जो करना है कर ले, आज किस्सा खत्म हो जाना चाहिए, तेरी वजह से मैं पूरे शहर में बदनाम हो गया हूँ, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, खत्म कर मुझे। तो वो बूढ़ी अम्मा बेचारी ऐसे ऐसे एकदम आंखों में आंसू जैसे भर के उसको बोलती है, नहीं बेटा मैं तेरे को मारना नहीं चाहती, बस ये जो रजाई है ना, इस रजाई की रुई पींच के दे दे मुझे। तो बोलता, फिर मेरा पीछा छोड़ देगी? बोले हाँ। बोले जैसा तू ये मेरा काम कर देगा ना, मैं शांति से मेरे घर चली जाऊंगी। तो वो गुस्से से रुई लेता है और पींचना स्टार्ट करता है। तो वो गुस्से में बूढ़ी अम्मा को बोलता है, मर के भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? क्या चाहते हो? मेरी आपसे क्या दुश्मनी है जो आप मेरे पीछे पड़े हो? तो वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा मैं काफी टाइम से अपने घर पर नहीं गई हूँ,
मेरे जो बेटा और बहू थे ना, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरा 3 साल का पोता था, उसको बहुत बुखार था। एक दिन मैं फटाफट रुई लेकर आ रही थी तो गली में ना बाई चांस मेरा पैर सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने मुझे डंग मार दिया। और जो मेरा पोता था ना, मैं मेरे पड़ोसियों के पास छोड़कर आई थी और रास्ते में मुझे सांप ने डंग मार दिया, मैं वहीं पर मर गई। तो इतना उस अम्मा ने बताया। बोले तब ना तुम्हारे पापा ने उसी दिन, पहले तुम्हारे पापा काम करते थे ना ये रुई का? बोले हाँ मेरे पापा काम करते थे। तो बोला उसी दिन उन्होंने ये काम बंद कर दिया और मुझे पता चला कि जो भी उनका सामान था ना, वो सामान भी उन्होंने बेच दिया। अगर तू मुझे मेरी रुई पीस के दे देगा ना तो मैं शांति से मेरे घर चली जाऊंगी। अब तो मेरा पोता भी बहुत बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसकी शादी होगी, लेकिन मैं देख यहीं पर इधर ही हूँ। मुझे भी मेरे घर जाना है शांति से। बेटा मुझे तुम्हारे पापा ने दुकान बंद कर दी ना, तो तुम लोगों ने तो बहुत टाइम लगा दिया ये दुकान खोलने के लिए। अगर तुम लोग पहले ही खोल देते तो मैं मेरे घर चली जाती। तो इतने में उसकी रुई हो गई तो उसने वो रजाई उसको दी, अम्मा को, बूढ़ी अम्मा को रजाई दी और बोलता ये लीजिए आपकी रजाई। तो उसने रजाई ली, हाथों में उसने रजाई ली हुई है। तो उस रजाई को ऐसे दिख रही, पता नहीं उसके हाथ में जैसे सोने मोती लगे हो। तो उस रजाई को ऐसे ऐसे खुश होकर देख रही है और रजाई को ऐसे फोल्ड किया, अपना सर पे लिया और चुपचाप चली गई। और मोनू उसको देख रहा है। देखते ही देखते वो कहाँ गायब होगी, मोनू को पता ही नहीं चला कि किधर चली गई। और मोनू ने ये पूरी बात ना मेरे दादाजी को बताई और मोनू ने बोला कि मैं जब उससे बातें कर रहा था ना, मुझे उससे कोई डर नहीं लग रहा था, मुझे बल्कि उसके साथ बात करके अच्छा लग रहा था। बोले मुझे बहुत सुकून मिला और जब से मैंने उससे बात की है ना, तो मैं तब से किसी आत्मा से नहीं डरता हूँ, मुझे कोई भी डर नहीं लगता किसी से भी। तो मेरे दादाजी बोले बेटा ये तेरी सोचना बहुत गलत है। तुझे क्या लगता है जितनी भी रुइयां बस तेरे पास आएंगी, काम करवा के निकल जाएंगी आराम से? तो मोनू सोचता है, बोलता नहीं। तो बोला हाँ यही सही है। तो ये किस्सा मेरे दादाजी ने मुझे भी बताया और पूरे परिवार को बताया। ये जो किस्सा था ना, इतना फेमस किस्सा बन गया था कि आजू बाजू के लोग उनको उनके काम से नहीं, इस किस्से से जानते थे। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। भटकती हुई आत्माएं कतार में है, कुछ ताक में और कुछ इंतजार में है। छलावा है जा जरूरत ये हम पहचानते नहीं, आत्माओं की मंशा भी हम जानते नहीं।